खबरें लेकर हाजिर हूं मैं अशोक कुमार अंज। तो आइए चलते हैं खबरों की ओर। प्रधानमंत्री जेल में जाए तो जेल से देश का प्रधानमंत्री सरकार चलाए, वो ठीक मानती है क्या? देश का मुख्यमंत्री जेल में रहकर सरकार चलाए, वो ठीक मानते हैं क्या? क्या इस देश में ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति पद पर बैठा है इसके अलावा देश चलेगा ही नहीं? कंप्लीटली पॉलिटिकल वेंडेटा के केस है। कहीं पर दूर दूर तक मेरा इस केस में इन्वॉल्वमेंट नहीं है और मुझे शंका के आधार पर बरी नहीं किया गया था। मेरे सामने के केस को खारिज किया गया था। कंप्लीटली मेरे सामने के सारे आरोप क्वाश नहीं हुए तब तक मैंने किसी भी संवैधानिक पद पर शपथ नहीं ली थी। तो मुझे क्या विपक्ष नैतिकता के पाठ पढ़ाता है? इन लोगों ने इंदिरा जी के समय में प्रयास किया कि प्रधानमंत्री को शील्ड किया जाए और आज भी ये प्रयास कर रहे हैं कि अगर कभी जेल में जाना पड़े तो हम आराम से जेल से सरकार बनाएंगे, जेल को सीएम हाउस पीएम हाउस बनाएंगे और वहां जाकर डीजीपी जेल से ऑर्डर लेंगे, चीफ सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के कैबिनेट सेक्रेटरी जेल से ऑर्डर लेंगे, भारत सरकार के गृह सचिव जेल से ऑर्डर लेंगे। इस तरह से देश चलेगा कि जो व्यक्ति बैठा है इसके बगैर इस देश का शासन नहीं चल सकता और इससे किसी का भी बहुमत पार्लियामेंट में या विधानसभा में प्रभावित नहीं होगा। एक सदस्य जाएगा, आपकी ही पार्टी के दूसरे साथी सरकार चलाएंगे और आप जब जमानत प्राप्त कर लोगे तो आप आकर फिर से शपथ कर सकते हो। इसमें आपत्ति क्या है? कहा कि मुझे लगता है कि अमित शाह गृह मंत्री रहे, वो साक्ष्य को प्रभावित कर। तो मेरी जो वकील थी, इन्होंने कहा कि आपको अगर ये भय है तो जब तक बेल एप्लीकेशन डिसाइड नहीं होता हमारे क्लाइंट गुजरात के बाहर रहेंगे। किसी की बेल एप्लीकेशन 2 साल नहीं चली है। आलम साहब की कृपा से मेरी बेल एप्लीकेशन 2 साल चली, ज्यादा से ज्यादा बेल एप्लीकेशन 11 दिन तक चली। लोगों पर आरोप लगते थे, सब लोग इस्तीफा दे देते थे, बरी होकर राजनीति शुरू करते थे। तमिलनाडु के कुछ मंत्रियों ने इस्तीफा नहीं दिया, दिल्ली के मंत्री और मुख्यमंत्री ने इस्तीफा नहीं। और अगर इस तरह से इस समाज जीवन का नैतिकता का स्तर आप राजनीति का और समाज जीवन का नीचे ले जा रहे हैं, इससे हम सहमत नहीं हैं। वो ऑर्डिनेंस को फाड़ने का राहुल गांधी का औचित्य क्या था? अगर उस दिन वो मोरालिटी थी तो आज नहीं है क्या? क्योंकि आप लगातार 3 चुनाव हार चुके हो। मोरालिटी के स्टैंडर्ड्स चुनाव के जय पराजय के साथ जुड़े नहीं है। मोरालिटी के स्टैंडर्ड सूर्य और चंद्र की तरह हमेशा अपनी जगह पे स्थिर रहे। बहस ही नहीं होने दी। जब जेपीसी होगी, जब बहस होगी और फिर पार्लियामेंट में बहस होगी तो सभी दल अपना अपना पार्लियामेंट किस तरह से चलनी चाहिए वो अकेला सत्ता पक्ष तय नहीं कर सकता। किसी भी बिल के लिए या संवैधानिक संशोधन के लिए स्वस्थ बहस का वातावरण अगर विपक्ष नहीं बनाता है तो देश की जनता देख रही है कि ये पद्धति ठीक है क्या। इस बिल पर जब तय था कि बिल अभी पारित नहीं होना है, जेपीसी में जाना है, मैंने बीच में ही खड़े होकर इसकी घोषणा कर दी थी। तो विपक्ष इस बिल पर अपना विचार रख सकता था या नहीं रख सकता, मुझे जवाब देना पड़ता। फिर तो बिल जाता जेपीसी में, उस दिन पास नहीं होना था। मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी कि इस बिल को सरकार ने तय किया है कि ये जेपीसी में जाएगा। दोनों सदन का जेपीसी बनेगा। 21 सदस्य लोकसभा के होंगे, 10 सदस्य राज्यसभा के होंगे, 31 सदस्य प्रोरेटा सभी दलों से आएंगे जो मोरालिटी का सपोर्ट करेंगे, मॉरल ग्राउंड को बनाए रखने के लिए सपोर्ट करेंगे। तो अगले सप्ताह में ले आएंगे। पार्लियामेंट के अंदर कोई भी फोर्स पार्लियामेंट की और गृह के अंदर सदन की सुरक्षा में वो स्पीकर के अधीन होती है। इसमें फोर्स का महत्व नहीं होता है। पहले भी दिल्ली पुलिस के जवान थे, संसद की सुरक्षा विंग में आते हैं। वो सीआईएसएफ या दिल्ली पुलिस के जवान नहीं रहते, वो मार्शल माने जाते हैं और वो स्पीकर के तहत होते हैं। स्पीकर उनको ऑर्डर करे। एक बात, ये जो बदलाव हुआ है वो एक बड़ी दुर्घटना हुई थी। कुछ वामपंथी लोगों ने संसद के अंदर स्प्रे, कमेटी में गृह सचिव भी थे,
लोकसभा के सेक्रेटरी जनरल थे, राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल थे और कई लोग थे। उन्होंने मिलकर ये तय किया कि किसी न किसी एक सीएपीएफ में स्पेशल संसद की सुरक्षा के लिए ट्रेनिंग किया हुआ एक दस्ता बनाया जाए, तीनों का समायोजन कर काम कर पाए। और तब यह तय हुआ कि सीआईएसएफ के अंदर पार्लियामेंट की सुरक्षा के लिए एक स्पेशल दस्ता बनाया जाएगा। जो पहले दिल्ली पुलिस के लोग मार्शल के रूप में आते थे, उसी तरह से मार्शल के रूप में सभापति और स्पीकर के अंतर्गत काम करेंगे। प्रकार की भ्रांति जनता में खड़ी करना चाहते हैं, मगर वो निश्चित रूप से सफल नहीं होंगे, क्योंकि जनता से सीधा इंटरेक्शन उनसे कई गुना ज्यादा हमारा है। चुनाव हारने के बाद मुझे लगता है फ्रस्ट्रेशन का जो लेवल है, वो सामान्य विचार विवेक जो होता है वो गवा बैठा। मैनेज कर कार्यक्रम करना और जनसंपर्क करना, दोनों के बीच में बड़ा फर्क है। एएनआई ने रिसर्च विंग बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया। झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। इसमें बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना। तमिलनाडु में साथियों के साथ चुनाव लड़े हैं, हमारी यहाँ बहुत सारी सीटें भी आई है, ऐसा नहीं है। कहीं से भी पिक करोगे तो ऐसे कारण बनाकर पूछा जाएगा। उपराष्ट्रपति का प्रत्याशी दक्षिण से आना इसलिए स्वाभाविक है क्योंकि पूर्व से राष्ट्रपति थी, पश्चिम और उत्तर से प्रधानमंत्री जी थे, तो दक्षिण से आना बड़ा स्वाभाविक है। अब आए हैं, इसको इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। श्री राधाकृष्णन जिनका बहुत लंबा राजनीतिक जीवन रहा है, वो 2 बार संसद के सदस्य रहे, हमारी पार्टी के अध्यक्ष रहे, झारखंड के गवर्नर रहे, तेलंगाना के गवर्नर रहे, पांडिचेरी के गवर्नर रहे, मुंबई के गवर्नर रहे, और सार्वजनिक जीवन में एक साफ सुथरा उनका जीवन है और एक बेहद मैच्योर राजनीतिज्ञ है। ये ना मेरा भी है। तो हम लोगों का चयन देश ने इसलिए किया है कि हम आरएसएस से है। आरएसएस के साथ कनेक्शन होना कोई माइनस पॉइंट है क्या? अडवाणी जी भी आरएसएस से कनेक्टेड, मोदी जी भी है, मैं भी हूं, राधाकृष्णन जी भी है। वाजुडम को इन्होंने खारिज कर दिया। आदिवासियों का आत्मरक्षा का जो अधिकार था उसको उन्होंने समाप्त कर दिया। इसके कारण इस देश में नक्सलवाद 2 दशक ज्यादा चला है। उस वक्त नक्सलवाद अंतिम सांसें गिन रहा था। उन्होंने खुद की रक्षा के लिए सलवाजुडम बनाया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये तो सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड है, इनका जजमेंट है। तबाह हो गए थे नक्सलियों के कारण। उस स्कूलों में सीआरपीएफ और सुरक्षा बल बैठे थे, रातों रात एक ऑर्डर करके सबको बाहर कर दिया। कई जगह हमले हुए सुरक्षा बलों पर। प्रस्तुति को आज यही विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।